नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हरियाणा विधानसभा का 3 दिनों का सत्र खत्म हो गया है। 3 दिनों में ही सदन में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। पिछली हुड्डा सरकार के घोटाले और घपलों की जांच को लेकर जमकर खींचतान हुई, तो वहीं भाजपा सरकार पर आरएसएस का एजेंडा लागू करने का आरोप भी लगाया गया। दिलचस्प ये रहा कि खुद विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि आरएसएस एक सामाजिक संस्था है और वो खुद भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह डाला है कि उन्हें आरएसएस का कार्यकर्ता होने पर गर्व है। हरियाणा विधानसभा में 3 दिन के सत्र के दौरान काफी गहमा गहमी रही। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नई भाजपा सरकार का विजन सदन में रखा, जिसमें सरकार पिछली कांग्रेस सरकार की कथित अनियमितताओं की जांच की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। दिलचस्प ये भी रहा कि नवनियुक्त स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने भी कांग्रेस को जवाब दिया कि आरएसएस एक सामाजिक संस्था है और अगर आरएसएस के एजेंडे पर चलकर देश दुनिया में नंबर 1 बनता है तो इसमें कांग्रेस को क्या हर्ज है। स्पीकर ने यह भी कहा कि वो खुद आरएसएस से जुड़े हैं और उन्हें आरएसएस कार्यकर्ता होने पर गर्व है। स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस नेता सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर ध्यान दें, न कि बिना वजह किसी विवाद को पैदा करने पर जोर लगाएं। वाड्रा लैंड डील पर भी सदन में हंगामा हुआ। इनेलो ने वाड्रा लैंड डील की जांच की मांग की, जिस पर भाजपा सरकार ने सहमति जताई। भाजपा सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की बात कही है। भाजपा सरकार लोक लुभावन कामकाज न करके दृढ़ तरीके से आगे बढ़ना चाहती है और प्रशासन में पारदर्शिता की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले सालों में विधानसभा सत्र की सीटिंग्स कामकाज के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। और हरियाणा विधानसभा आरएसएस के भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। आरएसएस के एजेंडे पर कौन सही और कौन गलत है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं गोविंद ठुकराल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ है रंजीता मेहता, कांग्रेस की नेता हैं। साथ ही हमारे साथ है विशाल सेठ जी, जो कि भाजपा नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। ठुकराल साहब, शुरुआत आपसे। किस तरह का ये पूरा 3 दिनों का सत्र रहा है और जिस तरह से स्पीकर का बयान आया है कि आरएसएस का कार्यकर्ता होने पर उन्हें गर्व है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, ये जो गवर्नर का एड्रेस था ये फॉर्मल होता है, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट के जरिए आप लोगों तक अपनी बात को खुल के कहते हैं कि ये हमारा एजेंडा होने वाला है, हम अगले 5 साल में ये काम करेंगे और उसकी पूरी एक रूपरेखा सामने आती है। उसी पे सवाल होते हैं, जैसे सवाल ज़्यादा तीखे हुए कि ओल्ड एज पेंशन का क्या करना, उस पर मुख्यमंत्री ने काफ़ी लंबा बयान भी दिया। उसके अलावा बहुत सी और सी चीज़ें हुई। बीच में ये आरएसएस के एजेंडे वाली बात आई। देखिए, बीजेपी का जो रिश्ता आरएसएस से है वो अब खुल के सामने है। उसमें ना तो वो उनको डिनाई करना चाहिए, ना वो एक किस्म का चार्ज बनता है। खुल के जब बात सामने आ जाए, जब आरएसएस के मुखी मोहन भागवत दिल्ली में सरकारी अफसरों को, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, दूसरों को बुला के उनसे मशवरा या उनको डायरेक्शन देते हैं, या आरएसएस वालों की मीटिंग्स होती हैं मोदी के कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ, तो वो तो बात एक सामने है ना कि एजेंडा क्या है आरएसएस का। ये जो गवर्नर का एड्रेस है, ये अजीब सी बात है कि इसमें आरएसएस की कोई छाप नजर नहीं आती मुझे। पर कांग्रेस ने लगाया होगा। ये एजेंडा वैसे ही है जैसे कांग्रेस का एजेंडा होता था कि स्वच्छ सरकार देंगे, ठीक है, ये जो काम है हमने करने हैं वो करेंगे, हम इंक्वायरीज करेंगे जो स्कैंडल हुए हैं, हम आपको एक श्वेत पत्र देंगे जिसमें सरकार के आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा होगा, वो देंगे। ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का या किसी पार्टी का हो सकता है, ठीक है। लोकदल आता है, शायद वो भी इस किस्म का एजेंडा लेके आता। पंजाब में भी इस किस्म के एजेंडे ही आते हैं। गवर्नर के एजेंडे में कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो बात होगी वो ऐसे नहीं होगी। वो एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में जो एजेंडा आरएसएस का वो आएगा, वो लागू होगा, क्योंकि वो एजेंडा आरएसएस का लेके चलेंगे। लेकिन वो जब बात सामने आएगी तो आप उस पर नुक्ताचीनी कीजिए, उसमें जो बात कहनी कर लीजिए। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपको कहना है एजेंडा कि खट्टर साहब का आरएसएस से रहे हैं, वो 1980 आलोचना करनी है तो आरएसएस का एजेंडा क्या आलोचना कर लीजिए, वो तो कर लीजिए। लेकिन आप ये बताना मुश्किल होगा आपको, कांग्रेस वालों को या किसी और पार्टी को, कि कौन से मद हैं इसमें। असल में तो जो उसके मद हैं, जैसे उनकी जागरण मूवमेंट है या उनका एग्रीकल्चर के बारे में एजेंडा है, एग्रीकल्चर के बारे में एजेंडा जो उनका, उसका कोई जिक्र नहीं उसमें।
आरएसएस को तो कहना ये चाहिए, आरएसएस को, कि भाई हमारा एजेंडा कहाँ है इसमें, उसको लागू करिए। ठीक है, वो करेंगे, उनका अपना सिस्टम है काम करने का, वो इतना ओपन, इतना खुला सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन आएगा। एजुकेशन में जब वाइस चांसलर लगेंगे, प्रोफेसरों की सिलेक्शंस होंगी, उसमें कई बातें आएंगी खुल के सामने, या कोई एजुकेशन की पॉलिसी जब तय की जाएगी उसमें कुछ बातें आएंगी, तब आप इस पे नुक्ताचीनी जो भी करना चाहें, बिल्डअप करना चाहें, वो कर लीजिए। लेकिन कल वाले एड्रेस में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसपे ज्यादा नुक्ताचीनी की जा सके। हाँ, आप ये कहिए, आप जो बात उन्होंने कही कि 2000 पेंशन की बात की है, 1 नवंबर से मिलनी चाहिए, पंजाब के लेवल का तनख्वाह मिलनी चाहिए, या बीजेपी 6000 ग्रेजुएट्स को और 9000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को मैं भत्ते की बात कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात कर चुके हैं, ये कब लागू करेंगे इस पे सवाल कीजिए जी। इस पे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को उसके एजेंडे, उसके मैनिफेस्टो पे और एजेंडे पे घेरिए, जरूर घेरिए। जबरदस्ती का विवाद आप पैदा करना चाहते हैं कांग्रेस के। देखिए, उनको इस मुद्दे पर भी सीएम साहब ने घेरा है, पेंशन की भी मेन मुद्दा रहा है, बात की गई है, क्योंकि 1 नवंबर से हुड्डा सरकार 1500 रुपए देने जा रही थी, क्योंकि जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग इसी ताक में थे कि शायद इस सेशन में हमारे बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले लिया जाएगा, बिकॉज एक एक दिन का उन बुजुर्गों को फर्क पड़ेगा जिन्होंने इन्होंने इमीडिएटली रोक लगा दी है। जो कल की मीटिंग थी या परसों की मीटिंग थी, मोर ओवर ये 2 दिन में ही सत्र खत्म हो गया। आज तो सिर्फ 15 मिनट चला और उसको खत्म कर दिया गया। बड़े बड़े भाषण दिए गए थे कि हम सत्र को लंबा चलाएंगे और लंबा लंबा करने की कोशिश करेंगे। अगर यही 15 मिनट तीसरे दिन लगाने थे तो कल ही एक्सटेंड 15 मिनट करके आज का कम से कम टीएडी और सब चीजों का खर्चा तो बच सकता था, जिसको ये फिजूल खर्ची कहते हैं कि हम उस पर कंट्रोल करेंगे। और उसके अलावा देखने का वाली बात यह है कि रोड मैप की कमी थी, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि हम किस चीज को कितने टाइम में लागू करेंगे। परसों का दिन तो सारा दिन शपथ समारोह, इतने सारे मुद्दे थे तो फिर आपने ये क्यों आरोप लगाया कि आरएसएस का एजेंडा है? इन तमाम मुद्दों को उठाते ना, क्योंकि जो राज्यपाल जी का भाषण था वो कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष भाषण होना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस्ड लग रहा था, और जो मुद्दों की बात थी वो ना करके एक आरएसएस का जिस तरह से भाषण चलता है उस तरीके का भाषण, यानी कांग्रेस अभी भी कायम है उसी आरोप पे, वो महसूस किया गया। इसीलिए एक बातों में ये बात भी कही गई। जी विशाल, देखिए ऐसा है, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि आरएसएस का एजेंडा और इसका एजेंडा। पहली बात तो मैं अपनी बहन को ये बताना चाहूंगा कि आरएसएस का एजेंडा क्या है, इन्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे पूरा पता है जी संघ के बारे में। 1925 में आपका संघ जब आया था तो संगठन इस मुद्दे से बना था कि लोगों को संगठित किया जाए, और आप लोगों को कम्युनिज्म में आप लोग शिफ्ट हो गए, सिर्फ हिंदूवाद में ही आप लोग घिर के रह गए, सिर्फ राम मंदिर की बात करते ही रह गए। इसलिए जो आप आज हमारे पटेल जी के बारे में बोलते हैं कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनका समारोह कर रहे हैं, वाई ओनली गांधी एंड पटेल यू पीपल आर फॉलोइंग? जो आपके बुजुर्ग थे, चाहे वो किसके बुजुर्ग है, यही नहीं समझ आ रहा है। नहीं, मैं बता रही हूँ, जो हेडक्वार्टर जी थे आपके, और माननीय आपके गोवलकर जी थे, आप उनकी आइडियोलॉजीज के ऊपर उनकी समारोह कीजिए ना। अब आप मैं थोड़ा सा बहन जी को कहना चाहूंगा कि जब ये बोल रही थी, मैं बोला नहीं, जब मैं बोलने जा रहा हूँ तो इनको शांतिपूर्वक सुनना चाहिए, इनको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो थोड़ी पेशेंस रखिए, ये थोड़ा हम बोलने दीजिए ना, तो आप उस बात का जवाब दीजिए। अब इनको एजेंडा अभी पता ही नहीं है कि क्या आरएसएस का एजेंडा क्या है। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त एक संस्था है। आरएसएस अगर ये कहता है कि वनों में रहने वाले वनवासियों का उद्धार होना चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए, क्या गलत है? आरएसएस अगर कहता है कि प्रत्येक बच्चे को, हिंदुस्तान के व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? आरएसएस यदि ये कहता है कि भारत को परम वैभव पर कैसे लेके जाना चाहिए, अगर उसको उस दिशा में काम करता है तो क्या गलत है? आरएसएस अगर ये कहता है कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमी को ऊपर उठाएं ताकि हमारा देश समृद्ध हो, तो उसमें क्या गलत है? मैं वही बात इनको, यानी आरएसएस का जो एजेंडा है वो राष्ट्रवादी एजेंडा, अगर किसी का, अगर आरएसएस के अलावा कोई बीएसएस भी आ जाए और वो भी यही राष्ट्रवादी बातें करे तो वो भी लागू किया जाएगा। अगर कांग्रेस राष्ट्रभक्ति की बातें करे तो इनका एजेंडा भी लागू किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस का आपने नाम ले दिया। आप कोई भी राष्ट्र के हित की बात कोई भी करेगा इस देश के अंदर, अगर हम गौ माता को माता कहते हैं और उसे गौ माता की हत्या बंद करने की बात करते हैं, उसे माता का दर्जा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ लव जिहाद की भी तो बात करते हैं। क्या लव जिहाद हम कहते हैं? हम तो कहते हैं लव जिहाद नहीं होना चाहिए। तो क्या गलत है इसमें? जी, क्या गलत है इसमें? नहीं, पर इस तरह के मुद्दे उठाते क्या? लव जिहाद है क्या?
जो अगर है तो मैं तो भी यही कह रहा हूं, जानना चाहेंगे। नहीं मैं तो मैंने हमने तो एजेंडा, आरएसएस ने तो कोई एजेंडा नहीं उठाया ये जी, आरएसएस का कोई एजेंडा नहीं है ऐसा। अगर कोई है तो नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। आरएसएस का कोई एजेंडा नहीं है ऐसा। हमारा एजेंडा एक सेकंड, आरएसएस का एजेंडा कोई लव जिहाद, कोई ये जिहाद, उससे कोई लेन देन नहीं है। आरएसएस का एजेंडा एक सूत्रीय है कि हमें राष्ट्रभक्त होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर राष्ट्र के रखना चाहिए, हमें मुसलमानों को खत्म कर देना किसने कहा? किसने कहा? आप आज जाके देखिए जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उसके अंदर मुसलमानों के हालात देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेश है उनके अंदर मुसलमानों का हालात देखिए। आप गुजरात में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, आप हिमाचल में जाइए। गोदारा कांड में आप 2000 मुसलमानों को ट्रेन में मरवा देते हैं, इसलिए आपके मोदी जी। लेकिन जान लेते हैं कि मुसलमान को नहीं मरवाया। जो विवादित एजेंडा है ट्रेन में हिंदू मरे थे, आपको पता ही नहीं अभी तक। 2000 मुसलमान मरे थे सर। आप कह रहे हो ना ठुकराल साहब से जान लेते हैं कि आखिर ये आरएसएस का एजेंडा है भी या नहीं है, और है तो कितना विवादित है। देखिए मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज की है कि इस जो गवर्नर का एड्रेस है इसमें मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसको आप आरएसएस का या बीएसएस का या किसका एजेंडा मानते हैं। ये एक रूटीन पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है। इसमें मुझे ये लगा है कि इसमें बीजेपी ने 2-3 पॉइंट छोड़ के बाकी मिस कर लिए, मौका खो लिया है अपनी बात कहने का। उस पर या उनको टाइम नहीं मिला, जल्दी में थे, कुछ भी था, उसको उस ढंग से नहीं लिया गया जिस ढंग से प्रदेश की हालात हैं। श्वेत पत्र की बात कर दी। श्वेत पत्र क्या होता है? आपके पास बजट पेपर्स पड़े हैं, 2-3 दिन लगाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, कहाँ से लाए जा सकते हैं, खर्च कहाँ कम हो सकते हैं, कहाँ बढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंटेंशंस ठीक है तो आप कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सवाल ये है कि इसके बाहर है, जिसकी बात कांग्रेस को अगर करनी है तो वो इसके बाहर है जो है। उनका एतराज़ मोहन भागवत का एतराज़ तो ये चल रहा है कि मोदी साहब हमारा एजेंडा लागू नहीं कर रहे। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बीच में गोलमोल कर देते हैं, कभी किसी शाह को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं हमारे पास। ठीक है, अब उससे उनकी तो देखिए उसमें एक तो स्वदेशी की बात है, उसके साथ से साथ अब प्रकृति खेती की बात है, कुछ चीज़ों पे वो शिक्षा कुछ चीज़ों पे वो उनका और है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप मिथ को इतिहास बना के पेश करते हैं और खुद आपके प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो दिक्कत होती है। वो शायद आरएसएस के या बीजेपी के लीडर्स को, इनके अपने कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत होगी उस बात में, क्योंकि वो जब क्वेश्चन होंगे उस पर कि प्रकृति कैसे, समाज कैसे बना, प्रकृति कैसे हुई, सारा उधार कैसे होता है, वो अगर साइंटिफिकली आप कहेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 51 में धारा है एक पूरी जिसमें ये कहा गया है कि जो पावर्स में होंगे लोग या बाकी लोग होंगे वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे। वो आरएसएस के एजेंडे पे डिस्कशन आप एक अलग रख कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन इस जो कल का अभिभाषण था गवर्नर का, वो ठीक है, गवर्नर भी आरएसएस से आए हैं, मुख्यमंत्री भी आरएसएस से आए हैं, आपके स्पीकर भी आरएसएस से आए हैं, तो जगह तो कांग्रेस वालों ने खाली की है तो वो आए हैं ना। अगर ये जगह खाली ना करते तो वो कहाँ से आ जाते? जी फिलहाल वो इतने सालों से कोशिश में हैं। ये आप बाहर बैठ के कहिएगा कि 1925 से जब से बने हैं, ये बताएं कि इनकी आज़ादी की लड़ाई में शमूलियत क्या थी, कौन कौन से लीडर इनके जेल में गए, कौन कौन से लीडर इनके कुर्बानियां दी, ये पूछ सकते हैं। ऐसे सवाल तो आप पूछिएगा, लेकिन इस एजेंडे से जो गवर्नर का एड्रेस है, इससे कैसे निकलती बात है, कैसे बाहर निकलती? ठुकराल साहब, पूरे 3 दिनों के दौरान आपको क्या लगा कि भाजपा की जो नई नवेली सरकार है उसने सदन में ठीक परफॉर्म किया? मेरे ख्याल में गवर्नर के एड्रेस जैसे रूटीन होते हैं वैसा रूटीन सा एड्रेस था। तीन चार नई बातें थी, ज़्यादा कुछ एम्फेसिस नहीं हो पाया। एक तो ये थी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई विजन निकल के आएगा। इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए और एड्रेस उठा लीजिए, आपस में थोड़े थोड़े नज़दीक चले जाते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें और कही गई थी, वो बातें नहीं कह पाए। जो इन्होंने 152 जो घोषणाएं की थी अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ये जानना चाहती है कि कितनी जल्दी वो उन घोषणाओं को पूरा करने जा रहे हैं। टाइम बाउंड चाहती है। बिल्कुल, एक टाइम, चाहे 1 महीने, हम ये नहीं कहते अब 1 महीने का 15 दिन का टाइम दीजिए, आप 1 साल का टाइम दीजिए। टाइम तो बताइए कि हम इतने टाइम में
शुरू करेंगे ताकि जनता को जो चेस करने का मौका मिले, ताकि जनता जो ठगी हुई महसूस कर रही है वो ठगा हुआ महसूस ना करे, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर रफ्तार से हरियाणा को बढ़ाया था, आगे नंबर 1 बनाया था, तो हम चाहते हैं कम से कम अगर वो रफ्तार तेज नहीं कर पा रहे, कागजी नंबर 1 नहीं है, हम आंकड़ों में नंबर 1 खाली हो चुका है। देखिए खजाना खाली किस तरीके से कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें सत्ता दे दो, हम अभी चला के दिखाएंगे वो कैसे खजाना खाली है। 81,000 करोड़ का जो बजट हमने लोन लिया है, हमने विद इन लिमिट लिया है। अब आप गुजरात मॉडल को जब कहते हैं कि इट्स अ हिट मॉडल, हमारे यहाँ पे हमने कर्जा 22% लिया है, उनका 27% है, तो वहां पे वो बेटर है कि हम बेटर है, हमने विद इन लिमिट्स लिया है। और अगर ये इनको लगता है कि खजाना खाली है, तो इनको पहले भी पता था कि 81,000 करोड़ का कर्ज है। आपको लगता है कि नौसिखिया मंत्र इस वजह से बिल्कुल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खजानी बिल्ला खंबा नोचे वो वाला हिसाब है। और मैं इनको कहना चाहती हूँ कि विशाल सेठ जी, सत्ता नहीं है सा, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। बातें करनी बहुत आसान थी, लेकिन और आप चला के दिखाइए सरकार। मैं मोदी जी ना एक बात कहा करते हैं कि जिन लोगों ने 60 वर्ष तक कुछ नहीं किया वो मुझसे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। 60 दिन 6 महीने में क्या करना है तो बता दीजिए। तो सही, काला दिन वापस लाएंगे लोगों को, सुनिए, धैर्य रखिए। आपने 10 साल इस हरियाणा को ऐसी स्थिति में पहुंचाया 10 वर्ष में, हमारे से 10 घंटे का हिसाब मांग रही है। 10 घंटे नहीं हुए भी सरकार के अंदर आए हुए, ये हिसाब मांग रही हैं कि हमने हरियाणा को पता नहीं कहां भेज दिया। अभी तो कोई एक निर्णय भी मतलब लागू होके अगर साइन भी होगा, लागू नहीं हुआ होगा उस फील्ड के अंदर, और ये कह रही हैं। तो ये जो एक मुहावरे जो इस प्रकार के जुमले, सुनिए जी, जिस प्रकार के जुमले अब ये बोल रही हैं, खिसियानी बिल्ली या क्या मुझे नहीं पता, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो ये यूज कर रही हैं, तो ये कल इसी प्रकार इनके वो कल्चर है ना ऊपर से, इनके स्पीकर ने भी कल इसी प्रकार की मर्यादा तोड़ी। एक सेकेंड, कल इनके स्पीकर जो पिछले स्पीकर महोदय थे, उन्होंने भी इस प्रकार की मर्यादा तोड़ी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। तो अब कौन सी वो बिल्ली या क्या होता है मुझे नहीं पता, इनको अधिक पता है वो कौन है, ये सारी जनता ने देखा, इसकी व्याख्या करने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, लेकिन जिस तरह से ठुकराल साहब, जिस तरह से सिर्फ आर्थिक स्थिति पर ही श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है नई भाजपा सरकार ने, आपको लगता है कि जनता को ये दिखाने की कोशिश है कि जो हमने लोक लुभावने वादे किए हैं उसको पूरा करने में मुश्किल आएगी क्योंकि सरकारी खजाना खाली है, उम्मीद हमसे कम ही रखें? देखिए, आर्थिक स्थिति पे नहीं है वैसे, वो सिर्फ आर्थिक की बजाय फाइनेंशियल पोजीशन गवर्नमेंट की क्या है, सिर्फ उसी पे है जी। लेकिन एक सवाल किया जा सकता है बीजेपी से, बड़ा लेजिटिमेट सवाल है कि पड़ोस के राज्य में इनकी सरकार है जी, वहाँ इनके 8 साल के पीरियड में जो स्टेट पे कर्जा है वो कई गुना बढ़ा, आज 1,20,000 करोड़ पे पहुंच गए। ठीक है, ये कितने परसेंट है? वहाँ 27% है गुजरात में, यहाँ 22 है, पंजाब में 35% है। तो इसका परसेंटेज का सवाल है। कोई आदमी बिजनेस करता है, अगर उसको पता है कि मैं बिजनेस में कर्जा लेके बहुत आगे बढ़ सकता हूँ तो वो कर्जा ले लेता है। सवाल ये है कि क्या कर्जा आपको आगे ले जा रहा है? पंजाब में तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि ये कर्जा उनको आगे ले गया है। ठीक है, अब जो क्राइसिस है जिसका जिक्र कल थोड़ा बहुत हुआ था, किसानों की पैडी के बारे में कल काफ़ी इशू 2-3 बार आया सामने। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं और आपकी कॉटन, अब जितने भी आपके ग्रेन्स हैं सबकी प्राइसेस गिर रही हैं। गलत आया हुआ वर्ल्ड मार्केट में। आपके एक्सपोर्ट पैडी की, इसकी बासमती राइस की कम हो रही हैं, पाकिस्तान की भी कम हो रही है, आपकी भी कम हो रही है। कंपटीशन में आप थोड़ा सा आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। सवाल ये है कि ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें आपके पास क्या तरीका है वो बताइए ना, इस एजेंडे में बताइएगा जो आपने अभिभाषण पेश किया है, जिसमें बताइएगा कि किसानों की हालत हम कैसे चेंज करेंगे। बिजली के बारे में आपने कह दिया कि इन्होंने झूठ बोला है, फिगर्स गलत हैं, छूट हो गई। वहाँ एजुकेशन के हेल्थ के बारे में बात आई, उन्होंने कहा, क्लेम किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि 12% होगी। इन्होंने कहा कि हमें अफसरों ने बताया कि 2%, वो कह रहे हैं 12% जीडीपी का है, आप कह रहे हैं कि 2% बजट का है। अब बजट और जीडीपी में बहुत फर्क है, मतलब ये चीज़ों को उनको खुद भी समझना पड़ेगा। चलो आ जाएगा, अफसर समझा देंगे या खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि नए हैं तो फिर इसमें कोई इतराज़ वाली बात नहीं, लोगों ने चुन के भेजे हैं, नए हैं तो ठीक है। सवाल ये है कि इसको सीखने को, समझने को, आपस की टकराव की राजनीति से परे हट के भी देखा जा सकता है। वो कोशिश भी कल नजर नहीं आई, ना विपक्ष की तरफ से
ना रूलिंग पार्टी की तरफ से, कि इसको हटके एक वो टकराव में ही ज्यादा रहे, ना ही जो मुद्दे थे उस पर फोकस रहा। और दूसरी बात आपकी कहते हैं कि हम फिजूल खर्ची कंट्रोल करेंगे, उनका विजन है आपके प्रधानमंत्री का भी और आपके मुख्यमंत्री का भी। तो क्या जो शपथ समारोह था आपका चीफ मिनिस्टर का, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया? पंचकुला के 3 बड़े ग्राउंड, पहले एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा साफ किए गए, तैयार करवा, ठीक है, और पूरी कैबिनेट को यहाँ पे बुलाया गया। ये फिजूल सब खर्चे, और वहाँ पे एक भी बंदे ने एक भी भाषण नहीं दिया, एक भी किसी को एड्रेस नहीं किया। तो साथ ही एक मुद्दा और कांग्रेस ने उठाया था कि आज तीसरे दिन सिर्फ 15 मिनट की कार्रवाई, बिल्कुल 15 मिनट की कार्रवाई करनी तो कल ही 15 मिनट एक्सटेंड किए जा सकते थे। ये तो अपनी तरफ से वादे करते कि हम बड़ी बड़ी लंबी ये विधानसभा सत्र चलाएंगे ताकि पूरी सुनवाई हो सके, लोग पूरी चीजें डिस्कस हो सके। तो आज 15 मिनट में सेशन क्यों खत्म किया? अब आप सुनिए इसका ध्यान से जी, बहन जी ने बहुत बिना सोचे समझे बयान दे दिया। मैंने बिना सोचे समझे, सुनिए ना जी, अब बोलने दीजिए। जी। इन्होंने कहा कि महिलाओं का ये हो, आप कल का उनका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए जो उन्होंने सदन के अंदर दिया। उन्होंने एक विशेष समय दिया और उसके ऊपर उन्होंने बहुत गहरी चिंता जताई कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो। आप अगर उनको ध्यान से सुने, उन्होंने महिलाओं को की शिक्षा से लेकर महिलाओं की शादी और उसके बाद उनके रोजगार तक हर बात की चिंता अपने भाषण के अंदर की है। और उन्होंने कहा कि विशेष ध्यान महिलाओं की ओर दिया जाना चाहिए। वो शायद बहन जी ने सुना नहीं। विशाल जी सुनिए ना, सुनिए ना, आप भी तो टिप्पणी भाषण पे तो दे रहे हो, उनके वक्तव्य पे तो टिप्पणी दे रहे हो। अगर उनके वक्तव्य पे कोई अच्छी बात है तो उसको आप कह रहे हो भाषण है, ऐसे थोड़ा होता है बात को। आप किस तरह की बातें कर रहे हो? दूसरी बात, जब एक समारोह होता है किसी का भी, आप इन समारोहों को कोई आप फिजूल खर्ची का दर्जा नहीं दे सकते जी। हमेशा राज्यपाल भवन में होता जा रहा है, तो आज नए पहले तो अगर पहले की बात क्या करते, पहले तो सीएलयू होते रहे पूरे हरियाणा, लूट खाया। क्या पहले के तरीके से काम करेगा? क्योंकि हमने डेवलपमेंट की है। सीएलयू कहीं भी किया जाता है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। पहले तो 82,000 करोड़ रुपए किसी चीज का किया जाता है, वहां की डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। पर 15 मिनट की कार्रवाई क्या जायज ठहराएगी बीजेपी सरकार? हाँ, मैं वो आप समझिए ना, आप एक बात को देखिए पहले कि वो जो समारोह किया, एक ओथ का समारोह हुआ, एक जनता के सामने। अगर जनता को एक अपनी नई सरकार बनी होती है, नया नुमाइंदे आए होते हैं, नए लोग आए होते हैं, अगर जनता उसके अंदर आ गई तो अगर इनको इसमें क्या, वो मेरे को समस्या नहीं समझ आती। एक जनता के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए इतना खर्च किस लिए किया गया? 10,000 बंदा करनाल से डिपोर्ट किया गया, यहाँ पर सारे शहर में 10,000 आदमी करनाल से डिपोर्ट किया गया। 70,000 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी आपने वहां पे बनाई है। फिर किसने कहा? हमने तो नहीं किया, लोग अपने आप आए। लोग अपने आप आए, क्या बात है। और क्या हम कांग्रेस की तरह थोड़ा करते हैं? बताइए, अगर आप सिंपल और सस्ता में, आपको क्या समस्या है? आपको क्या समस्या है? लोग आ रहे हैं, हरियाणा के मासूम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है। कल को तो बहन जी कहने लगेंगे कि कुंभ के मेले के अंदर करोड़ों लोग जाते हैं, वहां व्यवस्था क्यों करते हो? इनके तो मेरे को समझ नहीं आ रही ये क्या कहना चाह रही है। कल को तो हमारे जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो हमने कुछ कोई फिजूल खर्ची नहीं की, सिर्फ मंच बनाया वहां पर सरकार ने। जो कहीं पे भी होता तो मंच एक बनना था और एक बैरिकेडिंग की। इसके अलावा 3 ग्राउंड साफ की गए, वो तो सफाई तो 400 बंदे की लेबर लगा सफाई तो करने की। आज वो इस्तेमाल हो रहा है ना ग्राउंड लोगों के लिए। आप जाके देखिए, आप इसके अंदर पंचकुला में रहती नहीं है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उस ग्राउंड को यूज कर रही है अपने उसके लिए। वो लाइसेंस आप जाके देखिए ना जी। आप नहीं देख रहे, मैं वहाँ रोज देखता हूँ, वहाँ पर सारी गाड़ियों की पासिंग हो रही है, वहाँ टेस्टिंग हो रही है सब चीजों की। तीसरे दिन की 15 मिनट की कार्रवाई के बारे में आपका साफ करने में पैसा लग गया। नई बात सुनी हमने। 15 मिनट की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए थी। जो इंटेंशन मुख्यमंत्री ने जाहिर की थी जी, सिटिंग्स बढ़ाने की बात सिटिंग्स बढ़ानी चाहिए और ज्यादा कारागार साबित होनी चाहिए। कितने ही एफिडेविट चाहिए आपको जी। वो कितने कचहरी में लोग जाते हैं, छोटे छोटे काम का कितना पैसा लगता है, कचहरियों में खड़े होके अफसरों के पास जाने का कितना पैसा लगता है। हर जगह पे दुकानें खुली हुई हैं, वो लोग आपके काम करवा देते हैं, गलत करवा देते। हरियाणा में आप जब भी चाहें फेक लाइसेंस बनवा सकते हैं ड्राइविंग का, आप कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, किसी स्टेट में मुश्किल नहीं है जी। और ये मैंने गुजरात में भी देखा है, वहां भी ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। सवाल ये है कि आप अगर गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाएं और अच्छी तरह से स्टेट को एडमिनिस्टर करना शुरू करें जी, प्रॉपर किस्म का सवाल। अगला सवाल मेरा वही है, कुल मिला के जो भी वाद विवाद है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि नई भाजपा सरकार में विल पावर है, इच्छा शक्ति है सरकार चलाने की, अच्छी सरकार देने की? देखो, विल पावर तो इनमें होगी, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे जी, सीधी बात है। लोग
5 साल के बाद किसी को टॉलरेट नहीं करने वाले। वो लंबे वो बातें गई जो 5 साल के बाद एक टर्म और मिल जाएगी, ये मिल जाए। हाँ, हिंदुत्व का एजेंडा दूसरे एजेंडे में घेरा डाल के कुछ आप ऐसा लफलबाजी कर जाएं तो और बात है, लेकिन सवाल ये है कि इस सरकार को अपना गवर्नेंस का एजेंडा साफ करना चाहिए जी। ये देखिए इनके पास क्या है जो कांग्रेस के पास नहीं था देने को। ये आप अभिभाषण उठा लीजिए और पिछला उठा लीजिए, उससे पिछला उठा लीजिए, सारे उठा लीजिए, पिछले 20-30 साल के उठा लीजिए। उसमें ऐसी बातें होती है, ऐसे ही वो अफसर होते हैं, ऐसे ही वो लिखते हैं। आप उनको 2-4 पॉइंट बता देते हैं, वो लिख के ले आ जाते हैं। उसको आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक आध पॉइंट एक आध लैंग्वेज में चेंज किया और उसको पेश कर दिया। सवाल यह है कि जो ठोस काम है ना, शायद उसकी इतनी लोगों में आप इतने उल्लास से ले जा नहीं सकते जी। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं वाली बात जो ये कह रहे थे वो ठीक, उन्होंने कहा काफ़ी कुछ कहा। उसमें वो बात कपड़े वाली पहनने वाली और दूसरी पहनावे वाली वो नहीं थी बिल्कुल भी। इसका मतलब वो अपनी बात को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए ठीक करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें क्या कहा कि बच्ची को पैसे जमा होते जाएंगे, उसकी शादी का फिक्र भी नहीं होगा, पढ़ाई का। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि अगर उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाए और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो अपने आप सब कुछ होता जाएगा। यानी आप लुभावनी बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी शादी में भी जो खर्च होगा गरीब और माँ बाप की बच्ची का, वो भी सरकार की तरफ से चला जाएगा। ये योजना पहले दे रखी, पहले दे रखी। सवाल यह है कि ये पहुंचती नहीं है। जो मुख्यमंत्री ने बात की कि 4.5 करोड़ रुपया तो हमने पकड़ा है करनाल में, 12,500 लोग हैं ही नहीं जिनको पैसे मिलते रहे, पेंशन मिल रही। आप इसको पूरी लिस्ट को रिवाइज कर लीजिए, ठीक ढंग से देख लीजिए, और आपके पास सेंसस की रिपोर्ट है, उसमें एज का फैक्टर लेके आप देख लीजिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी। उसमें से जो खाते पीते लोग हैं उनको निकाल दीजिए, बाकी जो डिजर्विंग है उन सबको दीजिए और उनके बैंक अकाउंट में भेज दीजिए, बात खत्म हो गई। ये अच्छी सिचुएशन उन्होंने खुद कल दी है। सवाल है कि एक गवर्नेंस की जरूरत है जी, गवर्नेंस की जरूरत है जो कि भाजपा को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि इस बहस से थोड़ी बहुत जनता को समझ में आया होगा कि नई सरकार का विजन है या नहीं है। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।